कैसे आप सभी लोग, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आपकी आरओ की 6 नंबर की क्लास है, ठीक है। और इसमें मैंने आपसे पहले भी कहा है, हम ऐसे पोर्शन को कवर करेंगे बच्चों जो मतलब इस टाइप की चीज़ें हो जो आपको पहले से आती हों, वो वाली चीज़ें नहीं, ठीक है। थोड़ा सा इसमें मैथ रीजनिंग का पोर्शन जो रहेगा वो बेसिक रहेगा, क्योंकि इसमें कई बच्चे ऐसे हैं जिनकी मैथ रीजनिंग वाला पोर्शन में बहुत कम कमांड है, उन्हें डर लग रहा है, ठीक है। तो हो जाएगा वो। इसके अलावा देखना, लगभग सभी चीज़ें आपको पहले कराई हुई हैं, तो उन्हीं फील्ड पे हाथ डाला जाएगा जहां जहां से मुझे लगता है कि क्वेश्चन पिक कर सकता है, पुट कर सकता है, ठीक है। क्योंकि लगभग 80 से 85 दिन बचे हैं और 80-85 दिन में अगर हम 70 क्लासेस भी कवर कर पाते हैं, 65 क्लासेस भी अगर हमारी आती है, तो उसमें कहीं ना कहीं ऐसा मटेरियल होगा जो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा और ऐसी चीजें होंगी जो आपको नहीं आती होंगी, ठीक है। यानी ऐसे मैं इंट्रोड्यूस करूंगा। इसके अलावा 3 अक्टूबर से हम लोग क्या करेंगे, होमवर्क की क्लासेस शुरू कर देंगे, यानी ईओ प्लस आरओ दोनों एग्जाम के लिए पर डे यानी डेली बेसिस पे कि आप क्या क्या तैयार करना, वो अलग से सेपरेट टॉपिक नहीं होगा, सेपरेट फोल्डर नहीं होगा, क्लास के साथ, ठीक है। पहले ही बता दिया जाएगा कि आज इस टॉपिक को तैयार कर लेना, टाइम बहुत है, आप लोग उसको तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो आज मैं जो शुरू करूंगा वो मैथ्स वाले पोर्शन से करूंगा, तो ठीक है। नेक्स्ट टाइप लिखना जो मैथ्स वाले, इसमें एक क्वेश्चन आता है बच्चों नॉर्मली, ठीक है। इसमें इस टाइप का क्वेश्चन आता है, किसी वस्तु का मूल्य पहले इतने परसेंट बढ़ा फिर इतने परसेंट घटा, तो ओवरऑल परसेंटेज चेंज कितना आया, समझ रहे हो ना। जैसे एक मार्कर की वैल्यू पहले 10% बढ़ी, उसके बाद 10% घट गई, तो टोटल प्रतिशत बदलाव बताइए। ऑप्शन पूछेगा 4% घटा, 4% बढ़ा, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इनमें से कोई नहीं, कुछ ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन लिख लो, एक टाइप समझ जाना है, ठीक है। क्वेश्चन लिखो, एक कार का मूल्य, पूरा लिखना, एक कार की कीमत पहले 20% बढ़ी, ठीक है। एक कार की वैल्यू पहले 20% बढ़ी, एक कार की वैल्यू पहले 20% बढ़ी तथा बाद में उस कार की वैल्यू 20% कम हुई, ठीक है। पूरा लिखना है, एक कार का मूल्य, कार की कीमत पहले 20% बढ़ी तथा बाद में उस कार की कीमत 20% घट गई, तो कार में टोटल प्रतिशत बदलाव बताइए। कार की कीमत में कुल प्रतिशत बदलाव कितना चेंज आया, बदलाव क्या होगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आता है, समझ जाओगे ना। तो इसमें कुछ नहीं करना बच्चों, आपको इसको जब सॉल्यूशन इसका निकालोगे आप, तो इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए कुछ नहीं करना। देखो, आप क्या मानना, कार की कुछ वैल्यू मान लेना, ठीक है। तो अगर हमारी कार की वैल्यू 100 थी, क्या मान लोगे, कार की वैल्यू हमेशा 100 थी, ठीक है। कार 100 रुपए की थी, ऐसा मान के चलना। अब आप ये मत समझना कि मर्सिडीज ये वाली कार है जो बचपन में आप चलाते थे छत में रगड़ रगड़ के, ठीक है। कार सपोज 100 रुपए की थी, ठीक। अब क्या कहा इसने, पहले कार की वैल्यू 20% बढ़ी, तो आपकी कितनी कार की, आपको एक रेफरेंस पॉइंट लेना है, ये इसका क्या है, कार का रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है। आप हमेशा ऐसा ही करना है ऐसे टाइप के क्वेश्चन में। कार की वैल्यू कितनी बढ़ी बच्चों, 20%, ठीक है। जब 20% की बढ़ोतरी हुई तो कार की कीमत कितनी होगी बताओ। कार अगर 20% बढ़ी तो पहले 100 थी, 100 का 20% कितना हुआ, 20 रुपया हुआ ना, तो पहले कार की कीमत कितनी होगी, 120 रुपया होगी जब 20% बढ़ी, ठीक है। फिर क्या कहा, बाद में 20% घटी, तो अभी देखो पहले कितना हुआ, 100 मान लिया हमने, 100 था, ठीक है। 20% बढ़ी तो 120 हो गया। अब 120 थे तो फिर 20% घट गया। अब इसमें से नहीं घटा 20%, किसमें से घटेगा, इसमें से, क्योंकि पहले रेट बढ़े है ना, बढ़ने के बाद इसी में से 20% घटा, तो बाद में कितना हो गया बच्चों, 20% कम हुआ, यानी 120 में से 20% कम हो गया। तो अब 120 का 20% पटाक करके 20 मत लिख देना है, ठीक है। 120 का 20% कितना होगा, 120 का मतलब इंटू 20% मतलब 20/100, ठीक है। ये इसको अगर आप निकालोगे तो 0 से 0 कैंसिल हुआ, इस 0 से इस 0, 2 से 2 कितना होगा, 4 हो गया, ठीक है। यानी कितना हो गया, मतलब 2 कितना होगा, 20 25 5 को 20, 120 है, सॉरी ये 12 है, ठीक है। 12 दूना कितना होगा, 24, यानी 24, यानी 120 का 20% कितना हो गया, 24, ठीक है। तो 24 रुपये कम होगी, तो अब 20% घटने के बाद कीमत कितनी होगी, 120 में से 24 कम करो, 96 रुपये। तो लास्ट में क्या पूछा, कार की कीमत में कुल प्रतिशत बदलाव, तो कार का हमने रेफरेंस पॉइंट क्या माना है, 100, अब कितना हो गया 96, तो कितना हुआ, 100 में से 96 कम करो, मतलब 96 4, यानी 4% का बदलाव है, 4% कीमत कम हो गई। तो आंसर क्या होगा, 4% कीमत कम हो गई। अगर ये 92 आता, 8% कीमत कम हो जाती, 90 आता 10% कीमत कम हो जाती, 104 आता 4% कीमत बढ़ जाती, 108 आता 8% कीमत बढ़ जाती। तो ये होगा, ठीक है। अगर ये 100 से ऊपर आएगा उतने परसेंट बढ़ जाएगा, 100 से नीचे आएगा उतना परसेंट घट जाएगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आप बना लोगे।
इस टाइप का जो क्वेश्चन आएगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइप लिखो थोड़ा सा मैथ्स रीजनिंग, क्योंकि 50 नंबर का बहुत बड़ा पोर्शन है बच्चों। हम लोग बाकी चीज़ तो हमने पढ़ी ही है, बाकी आप खुद भी पढ़ लेते हैं, तो हम धीरे धीरे देखेंगे, ठीक है। मैं एक साथ आपके ऊपर बर्डन नहीं डालूंगा जिन बच्चों की मैथ्स रीजनिंग नहीं है। नेक्स्ट टाइप लिखो, इसका नाम लिख दो आप परीक्षा अंक से संबंधित प्रश्न, ठीक है। परीक्षा अंक से संबंधित, जैसे कल मैंने क्या पढ़ाया था आपको, कुछ एक टाइप पढ़ाया था इसी टाइप का, जिसमें क्या पढ़ाया था मैंने आपको कुछ मतलब जो कौन सा टाइप था कल, पता नहीं क्या था, याद नहीं आ रहा, ठीक है। जो भी था परीक्षा अंक से संबंधित प्रश्न, इसमें क्या है देखो, इसमें आपसे क्या कहेगा बच्चों, हमेशा आपसे क्या पूछेगा, मैक्सिमम कुल अंक, ऐसी साइड में लिखना कुल अंक कितने का था, ठीक है। दूसरा क्या पूछेगा, पासिंग मार्क्स क्या था, पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, ठीक है। तीसरा आपको पता ही है बच्चों, पासिंग मार्क्स परसेंटेज में कितना होता है, पासिंग जो होता है 33% होता है, ये तो कॉमन है, ये तो पता ही है हमें, ठीक है। ये देखना है हमें। अब इसमें देखना बेसिकली पास के लिए कितने अंक लाए, ये दिया होगा, ठीक है। ये सब चीजें दी होंगी, पास के लिए 30। बेसिकली आप देखना बच्चों, हमने क्या करना है, हमने कुल अंक क्या मानेंगे हमेशा, 100%। 100% तो होता है कुल अंक, ये तो कॉमन है ना। अगर आप 100% कुछ कहीं 200 नंबर का पेपर होगा, कहीं 500 का होगा, अपने आप का 100% है ना। किसी चीज को अगर आप किसी चीज की मैक्सिमम वैल्यू को अगर परसेंटेज में कवर करोगे तो 100% हो जाएगा, उसके ऊपर तो होगा नहीं। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है बच्चों, ये किसानी ज्ञान है। मतलब मुझे लगता है कि ये इस टाइप के क्वेश्चन है, किसानी ज्ञान है, बहुत ज्यादा दिक्कत मत लेना, बहुत तनाव में मत आना, ठीक है। पहले मैं आपको हल्का सा समझा देता हूं कि होता क्या है। देखो, हमने हमेशा इन क्वेश्चनों में कुल अंक मानेंगे हम 100%। क्या मानेंगे हम, कुल अंक कितना होगा, 100% होगा, ठीक है। ये होता है। पासिंग हमेशा हम मानेंगे बच्चों 33%। पासिंग क्या होगा, हमेशा 33%, ये हम मानेंगे, ठीक है। अब देखना बच्चों, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, पासिंग हमने क्या कहा, हमने हमेशा 33%। अब ये मैक्सिमम ऐसे क्वेश्चनों में यही पूछेगा, कुल कितने अंक का था। जब ये पूछेगा तो इसने कुछ ना कुछ दिया होगा, ठीक है। अब एक चीज बताओ मुझे, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन सोचना, ठीक है। एक छात्र 30% अंक लाया, नॉर्मल सा मतलब रफली 30% अंक लाया एक छात्र, ठीक है, और वो 20 नंबर से फेल हो गया। मतलब वो जितने का पेपर था उसमें से 30% नंबर लेके आया, फिर भी वो 20 से फेल हो गया। दूसरा छात्र 40% अंक लाया और वो पासिंग से 30 अधिक ले आया। ये पासिंग से 30 अधिक है, ध्यान देना। जितने में पासिंग मार्क्स था, अर्थात 33% पासिंग होता है, उससे वो जो दूसरा छात्र 40% अधिक लाया, तो पासिंग से 30 ज्यादा ले आया। तो पूछेगा कुल कितने अंक का पेपर था, ऐसा ही क्वेश्चन आता है। इसमें कुछ नहीं करना, देखो 30% वाला बंदा 20 से फेल हो गया, 40% वाला 30 अधिक लाया। अब बताओ इन दोनों के अंक का कितना गैप है, ये 20 और ये 30, 50 नंबर का गैप आ गया ना। एक तो 20 से फेल हुआ है पासिंग मार्क्स से, मतलब कहने का मतलब पासिंग से 20 कम लाया है, 20 ये, और वो पासिंग से 30 ज्यादा ले आया, तो दोनों के बीच के नंबर का गैप कितना होगा। जैसे सपोज पासिंग का कोई ये पॉइंट है, ये पासिंग पॉइंट है, ये 20 पीछे चल रहा और ये 30 अधिक ले आया, तो इन दोनों का गैप कितना हो गया, पहले 20 फिर 30, 50 नंबर का गैप हो गया ना। तो इनके बीच का गैप कितना हो गया बच्चों, 50 मार्क्स। हुआ नहीं हुआ, मुझे खुद बताओ, ये 50 मार्क्स कैसे गैप हुआ, इनके नंबर का। तो नंबर का गैप 50 मार्क्स से इन दोनों के नंबर का परसेंटेज भी तो दिया है, तो परसेंटेज में कितने का गैप होगा, एक 30%, एक लाया 40%, तो 10% का गैप होगा। कहने का मतलब 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50। 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। होगी नहीं होगी, जब 10% की वैल्यू 50 होगी तो क्वेश्चन क्या पूछेगा, कुल कितने अंक का पेपर था। अब कुल कितने अंक का होता है हमेशा पेपर, 100%। खुद बताओ 10% की वैल्यू 50 है तो 100% की नहीं निकाल पाओगे क्या, 50/10 ये अपॉन में चले जाएगा, इंटू 100 कर देते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में 50, ये तो ऐसा ही रहेगा, ये अपॉन में आ जाता है और इंटू 100 कर देते तो आंसर, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो 50 को 10 से इंटू करो, 500 नंबर का पेपर हो गया। ऐसा ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब देखना, घबराना मत, ठीक है। हमें कुछ नहीं, 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, आप खुद ही समझ जाओगे। ये 2 लाइन ये किसानी ज्ञान है, टेंशन मत लेना इन क्वेश्चंस में, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करना है इनको, अगर पेपर में आता है तो। देखिए क्वेश्चन, आप सबसे पहले क्वेश्चन लिखो, राम परीक्षा में 360 अंक प्राप्त करता है। राम एक परीक्षा में 360 अंक प्राप्त करता है, ठीक है। राम को कितने मिले बच्चों, 360 अंक प्राप्त करता है, उसने 60% अंक प्राप्त किए। यानी ये जो 360 अंक प्राप्त करता है, पूरा लिखो, राम एक परीक्षा में 360 अंक प्राप्त करता है, उसने 60% अंक प्राप्त किए।
उसने मतलब राम ने 60% अंक प्राप्त किए। एक तो कह रहा है 360 प्राप्त किए, फिर इसी को कह रहा है कि 60%। अब बताओ, यहां अंक में दे दिया, यहां परसेंटेज में दे दिया, होगा तो बराबर ही। 60% को है 360, वो खुद ही कह रहा है राम ने 360 अंक प्राप्त किए और उसने 60% अंक प्राप्त किए। तो पेपर कुल कितने मार्क्स का था, ये इतना नॉर्मल, कुल कितने मार्क्स का पेपर था, कुल कितने अंक का पेपर था, ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया। अब खुद ही बताओ, हमेशा मैंने क्या कहा बच्चों, जो कुल अंक होते हैं वो 100% होते हैं, और 100% निकालने के लिए हमें कोई ना कोई परसेंटेज की वैल्यू पता होनी चाहिए। यहाँ दिया तो है परसेंटेज की, 60% की दी तो है वैल्यू। राम ने एक परीक्षा में 360 अंक प्राप्त किया और उसने 60% अंक प्राप्त किए, यहाँ परसेंटेज में दे दिया, यहाँ अंक दे दिया, तो 60% बराबर 360 खुद ही तो कह रहा हूँ मैं, थोड़ा ना कह रहा हूँ। आप ये कहो या ये कहो, उसने खुद कहा है। तो 60% की वैल्यू कितनी है, 360। क्या पूछ रहा है, राम ने कितने अंक प्राप्त किया, अंक कितने होते हैं 100%, तो 100% की निकाल दो। ऐसा निकालने के लिए 360 तो ऐसा ही रहता है, ये अपॉन में आ जाता है 60, और जितने को निकालना होगा उसको 100 कर देते हैं, ठीक है। तो देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया, इस 6 से कितने बार कैंसिल हो गया ये चेक कर लेना, ठीक है। 6 से 36 यानी 360, 360 को मतलब 360 नहीं, इसको कैलकुलेशन ऐसे नहीं होगी, ठीक है। एक बार चेक कर लेना इसको, ये कैसे होगा, 360 मार्क्स प्राप्त किए उसने, तो 100% की वैल्यू निकालनी है, 360 अपॉन 60 इंटू 100। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 600। कैसे, इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, इस 6 से 36 कैंसिल हो गया 6 बार, और 100 को 6 से इंटू करो 600, ठीक है। जो भी पहले भी ऐसे निकल रहा होगा, मैंने कुछ कर दिया होगा, चेक नहीं किया मैंने, देखो 600 आंसर आ गया, ठीक है। कितना सिंपल है, देखो एक टाइप हो गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो, ये बहुत बेसिक है, इसमें 100 कुल कितने अंक या पासिंग मार्क्स ही पूछेगा, घुमा फिरा के जो भी पूछेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, एक विद्यार्थी को परीक्षा में पास होने के लिए 40% की आवश्यकता थी, ठीक है। यानी एक पूरा लिखना, एक विद्यार्थी को परीक्षा में पास होने के लिए, पूरा लिखना, एक विद्यार्थी को परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक की आवश्यकता थी। यानी पासिंग मार्क्स इसने यहां 33 न देके 40 दे दी, ठीक है। एक विद्यार्थी को परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक की आवश्यकता थी, ठीक है। उसने 440 अंक प्राप्त किए, 40% अंक की आवश्यकता थी। नीट कितने की थी आवश्यकता, प्राप्ति किसने की, उसने 440 प्राप्त किए उसी ने, ठीक है। उसने 440 अंक प्राप्त किए और वह 40 अंक से फेल हो गया। ले, 440 अंक प्राप्त किए और वह फेल कितने से हो गया, 40 अंक से फेल हो गया। कितने से हो गया फेल, 40 अंक से फेल हो गया, ठीक है। अधिकतम अंक पूछ रहा है, कितने का पेपर था, कितना सिंपल है यार बच्चों, देखो ना, अधिकतम अंक, इतना नॉर्मल क्वेश्चन कभी देखा आपने, खुद बताओ अधिकतम अंक क्या होता है, 100% होता है, नहीं होता अधिकतम अंक 100%, खुद ही बताइए होता है। अब देखिए पास होने के लिए कितने की आवश्यकता थी, 40% की। अधिकतम की प्राप्ति किसने की, 440, फेल कितने से हो गया, 40 से हो गया। अरे भाई 440 ला रहा, फिर भी 40 से फेल हो गया, तो पास होने के लिए तेरे को कितने लाने थे, खुद सोच। 440 ला रहा, 40 से फेल हो गया, यानी 480 नंबर पासिंग मार्क्स होगा, यही तो होगा ना, 480 मार्क्स पासिंग। और यहाँ क्या कर रखा है, 40% अंक पास होने के लिए चाहिए। यहाँ कह रहा 40% अंक चाहिए, और यहाँ कह रहा 440 से फेल हो गया, और 440 लाया और 40 से फेल हो गया, यानी 480 नंबर पासिंग है ना। तो मिलतों की परसेंटेज की वैल्यू किसकी, यहाँ कह रहा 40% पासिंग, और फेल कितने से हुआ है, 40 से हुआ है, लेकिन लाया कितना है, 440। अगर ये 440 में ये 40 ले आता और कितने हो जाते, 480, तो ये इसकी वैल्यू 480 होती नहीं, क्योंकि 40% पास करने के लिए कहो या 480, इन दोनों को जोड़ के तो ये 480 होगी। क्यों, पासिंग मार्क्स कितना है बच्चों, 40%, यानी 40% की वैल्यू पक्का कितनी होगी, 480 होगी, क्योंकि लाया तो 440 है, 40 से फेल हुआ है, तो इसमें 40 और लाता तो 480 हो जाता, तो इसके बराबर हो जाता। तो 40% की वैल्यू कितनी आएगी, 480। अधिकतम अंक कितने होंगे, 100%। 100% कितना हो जाएगा बच्चों, 480 को 40 इंटू 100, सॉल्व कर देना इसको, ठीक है। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 से 48 कितने बार कटेगा, 12 बार, 12 से 100 को गुणा करो 1200 नंबर का बच्चों ये क्या था, एग्जाम था, ठीक है। 1200 नंबर इसमें पासिंग के लिए चाहिए थे। अगला क्वेश्चन आपने लिखना है इसी की तर्ज पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, एक विद्यार्थी का कुल अंक का 30%, फिर भी एक विद्यार्थी ने कुल अंक का 30% प्राप्त किया, फिर भी 30 नंबर से फेल हो गया। पूरा लिखना, एक विद्यार्थी ने, पूरा क्वेश्चन लिखना है, ठीक है। एक विद्यार्थी ने कुल अंक का, जितने भी अंक थे, ठीक है, कुल अंक का 30% प्राप्त किया, 30% प्राप्त किया, फिर भी वह 30 अंक से फेल हो गया, ठीक है। 30% प्राप्त किया, 30 अंक से फेल हो गया, ध्यान से, ठीक है। तथा
दूसरे विद्यार्थी ने 40% अंक प्राप्त किए, वो 30 अंक से अधिक ले आए, पासिंग मार्क्स से 30 अंक, तथा दूसरा विद्यार्थी 40% प्राप्त करता है जो पासिंग मार्क्स से, यानी पासिंग मार्क्स से 40 अंक अधिक थे, 40 अंक अधिक थे। ठीक है, यानी एक विद्यार्थी कुल अंक का 30% प्राप्त करता है और 30 नंबर से फेल हो जाता है, जबकि दूसरा विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करता है जो पासिंग मार्क्स यानी पास होने वाले अंक से 5 अंक से 40 अंक क्या थे, सॉरी 30 अंक अधिक थे। ठीक है, 30 अंक या 40 अंक, 30 अंक कर दो, 30 अंक अधिक थे। ठीक है, तो कुल कितने अंक का पेपर था, कुल मार्क्स से निकालना बच्चों में, कितना सिंपल है यार। देखो कुल मार्क्स हमेशा क्या होता है 100%, सीधा सीधा ये करना। अब यहां पे समझो, एक ने 30% अंक लिए, कितने से फेल हो गया, 30 से फेल। भाई तू 30% अंक ला रहा, तू फिर भी 30 से फेल हो गया। ठीक है, नॉर्मल सोचो। दूसरा कितना ला रहा, 40%, और ये कितने ले आया, 30 अंक अधिक। अब देखो इन दोनों बच्चों के बीच कितने का गैप है, ध्यान से सुनो। ये है पासिंग मार्क्स, इस लाइन पे ये पास, एक बेचारा 30 पीछे है इससे, दूसरा इससे 30 आगे चला गया, तो इन दोनों की गैप बीच कितना गैप हो गया, 30 नंबर यहां पहुंचेगा पासिंग के लिए, फिर 30, यानी इन दोनों के बीच 60 नंबर का गैप है ना। जैसे आपने मेरिट में 80 नंबर लाए, ठीक है, पासिंग मार्क्स 60 था और दूसरा आपका दोस्त 40 लेके आया, बताओ आपके और आपके दोस्त में कितना गैप हो गया। आप 40 से 80 हो ना, पहले 60 फिर 80, यानी 40 नंबर का गैप हो गया ना। एग्जैक्टली यहां भी है, इन दोनों के बीच कितने का गैप हो गया बच्चों, 60 मार्क्स का हुआ नहीं, 60 मार्क्स का गैप हुआ नहीं। अब परसेंटेज में कितने का, हमें तो एक 100% निकालना है, तो कोई ना कोई परसेंटेज की वैल्यू चाहिए। यहाँ 30% और 40% है, इनके बीच कितने का गैप हो गया, 10%, और अंक में कितने का गैप हो गया, 60, मिल तो गया। 10% की वैल्यू कितनी है, 60, पासिंग मार्क्स कितने हैं, 100%, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 6/10 इंटू 100, आ तो क्या आंसर, 0 से 0, 60 इंटू 10 और 600। ठीक है, तो पासिंग मार्क्स कितने हैं बच्चों, 600 मार्क्स उसको लेके आने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो, 4-5 क्वेश्चन करा देता हूँ, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। मुझे लगता नहीं कि कोई भी आपको यहाँ से फिर किसी भी प्रकार का संदेह या कोई समस्या उत्पन्न होने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो आप लोग, राहुल ने एक परीक्षा में 240 अंक प्राप्त किए। राहुल ने एक परीक्षा में 240 अंक प्राप्त किए और वह 24 नंबर से फेल हो गया। अंक प्राप्त किए और वह 24 अंक से फेल हो गया, 24 मार्क्स कम पड़ गए उसके, 24 अंक से फेल हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखो, पास होने के लिए अधिकतम अंक की आवश्यकता की, मतलब जो 24 अंक से फेल हो गया, तो अगला क्वेश्चन लिखो, अधिकतम अंक क्या है। ठीक, अधिकतम अंक क्या है, अधिकतम कितने नंबर का पेपर है, अधिकतम अंक क्या है पेपर में, अधिकतम अंक क्या है। अब बताओ अधिकतम अंक क्या होता है बच्चों, 100%। ये बंदा कितने लाया, 240, बेचारा कितने से फेल हो गया, 24 से, यानी पासिंग कितने होते हैं, 24 वाला आता, तो पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, 264। कुछ नहीं दिया है तो आप खुद ही बताओ पासिंग मार्क्स होता कितना है किसी भी एग्जाम में, 33% होता है ना, तो किसकी वैल्यू दे रखी है, 33% की दे रखी है। कुछ नहीं दिया है तो ऐसे समझते हैं। ठीक है, 264 किसकी पूछ रहा, 100 की पूछ रहा, 100 की हो जाएगी 264/33 इंटू 100। जब आप इसके कैलकुलेशन करोगे, इसको सॉल्व करोगे, तो आपकी वैल्यू आएगी 800 के आसपास। ठीक है, कैलकुलेशन कर लेना, इसको चेक कर लेना, 800 के समथिंग इसकी वैल्यू आएगी। और लास्ट क्वेश्चन देखना मैथ्स का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, एक विद्यार्थी 25% अंक प्राप्त करता है और 135 नंबर से वो फेल हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में 25% अंक प्राप्त करता है और वह 135 नंबर से फेल हो जाता है। ठीक है, एक विद्यार्थी 25% अंक प्राप्त करता है और 135 नंबर से वह फेल हो जाता है, जबकि दूसरा विद्यार्थी 56% अंक प्राप्त करता है, 56%, और वह पासिंग मार्क्स से 144 अंक अधिक लाता है। ठीक है, और वह पासिंग अंक से 144 नंबर अधिक लाता है। ठीक है, 144 नंबर अधिक लाता है, तो अधिकतम अंक क्या है पूछ रहे हैं, कुल कितने नंबर का पेपर है। कितना सिंपल है यार बच्चों, देखो खुद ही बताओ अधिकतम अंक क्या होता है, 100%। अब हमें किसी एक परसेंटेज की वैल्यू चाहिए जो 100 से कम हो, हम सीधे 100 निकाल देंगे। खुद बताओ
बेचारा कितना लाया 25%, कितने से फेल हो गया 135। दूसरा कितना लाया 56, कितने से अधिक लाया 144 अधिक, पासिंग से 144 अधिक। अब बताइए इन दोनों बच्चों के बीच का गैप कितना आ गया। जब आप 135 और 144 के बीच का गैप देखोगे तो मिलेगा बच्चों 279, यानी 279 नंबर का इन दोनों के बीच का गैप आ गया। ये तो अंक का गैप आया, तो अंक का गैप आया तो परसेंटेज का भी तो गैप है इन दोनों के बीच। देखो 56 और 25 के बीच का कितना हो गया 31%, यानी 31% की वैल्यू कितनी है 279। तो 100% की कितनी होगी 279 अपॉन 31 इंटू 100। जैसे ही आप इस पोर्शन को सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 900 आ जाएगी। ठीक है, आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 900। इसको देख लेना। ठीक है, ये था आपका कौन सा पोर्शन आज का मैथ्स वाला पोर्शन। इसी तरीके से हम लोग देखते हैं थोड़ा सा बच्चों इकोनॉमी में कुछ। अब आप लिखो तो हेडिंग लिखो ग्रोथ से जुड़ी हुई कुछ अवधारणाएं। ठीक है, ग्रोथ से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएं। ग्रोथ मतलब समृद्धि। ठीक है, ग्रोथ से जुड़ी हुई कुछ अवधारणाएं यानी समृद्धि से जुड़ी हुई कुछ अवधारणाएं। पहला लिखो बच्चों स्लो डाउन। स्लो डाउन, ठीक है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं चेक कर लेना, इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ता है ये वाला पोर्शन। स्लो डाउन। स्लो डाउन क्या होता है बच्चों, एक ऐसी स्थिति जिसमें जीडीपी के बढ़ने की दर कम हो जाती है। ठीक है, लिखो अर्थव्यवस्था की ऐसी स्थिति जिसमें जीडीपी के बढ़ने की दर, जीडीपी के बढ़ने की दर कम हो जाती है, दर कम हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं स्लो डाउन हो जाता है। ठीक है, अब इसमें जीडीपी कम नहीं होती है, ध्यान रखना, जीडीपी बढ़ती है लेकिन बढ़ने की दर कम हो जाती है। कैसे, हम लोग जीडीपी कैसे काउंट भी कर सकते हैं, देखो मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। जैसे सपोज 2021-22 था, ठीक है, और ये 2023-22-23 मतलब अलग अलग फाइनेंशियल ईयर ले लिए मैंने। ठीक है, हम लोग इसको कैसे काउंट करते हैं बच्चों, क्वार्टर में, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4, यानी तिमाही आधार पे। ठीक है, मतलब 4-4 महीने के। जैसे हमने ले लिया अप्रैल से जून जुलाई जो भी होता है, फिर जुलाई से अक्टूबर नवंबर ऐसे तीनते हो। ठीक है, हमने क्या किया, पहला हमने चेक किया अप्रैल से जून, अप्रैल से जून। उसके बाद हमने क्या किया बच्चों, जुलाई से सितंबर, जुलाई से सितंबर। उसके बाद हमने क्या किया बच्चों, अक्टूबर से दिसंबर, और लास्ट हमने क्या कर दिया बच्चों, जनवरी से मार्च। ठीक है, ऐसे हमने क्या किया, इसको निकाला। ये यहां क्या था बच्चों, ईयर टू ईयर निकालते हैं हम। ईयर टू ईयर का मतलब ये होता है सेम टाइम पे ईयर टू ईयर ऐसे निकालेंगे। ईयर टू ईयर हम चेक करेंगे 2021-22 में जीडीपी की बढ़ने की दर क्या, जीडीपी की दर क्या थी। अप्रैल से जून अगर हमने चेक किया, अगर जीडीपी हमारी कितनी थी अप्रैल से जून 100 थी। ठीक है, यहां हमारी कितनी होगी 100 होगी। अगर इसी टाइम पे अगले साल देखें तो सपोज हमारी कितनी होगी जीडीपी, अगले साल 104 होगी। अब बताओ ये 100 थी, ये 104 होगी, तो कितने परसेंट की बढ़ोतरी हुई 4%। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट टाइम देखा तो 100 के बाद वो कितनी होगी, सपोज ये सब 100 है। ठीक है, इस टाइम पे भी ये 100 है, ये कितना हो गया 103 हो गया, ये 3% हो गया। फिर यहाँ 100 थी जीडीपी, ये अगले साल बढ़ा लेकिन 102 बढ़ा, ये कितना हो गया 2%। यानी जीडीपी के बढ़ने की दर ईयर टू ईयर घट रही है सेम टाइम पे, तो इसी को बोलते हैं क्या, अपने आप में स्लो डाउन। तो ध्यान रखना स्लो डाउन में ग्रोथ रेट कम होती है ना कि जीडीपी। ठीक है, नोट करके लिखो, स्लो डाउन में समृद्धि दर कम होती है, ग्रोथ रेट, समृद्धि दर कम होती है ना कि जीडीपी। जीडीपी कम नहीं, जीडीपी बढ़ेगी लेकिन बढ़ने की दर कम हो जाएगी। ठीक है, जीडीपी कम नहीं होती है, ये ध्यान रखना। पहला आपने क्या लिखा बच्चों, स्लो डाउन। सेकंड लिखो बच्चों कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, CONTRECTION, कॉन्ट्रैक्शन। क्या लिखोगे, कॉन्ट्रैक्शन। ठीक, ये सब हिंदी में चेक कर लेना, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, नहीं तो इंग्लिश में ही चेक कर लेना। ठीक, कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, इसमें क्या होगा बच्चों, किसी तिमाही में जीडीपी की ग्रोथ रेट नेगेटिव हो जाती है, बढ़ती है लेकिन नकारात्मक बढ़ती है। जब किसी तिमाही में, क्वार्टर में जो भी पढ़ा है मैंने इससे पहले, ठीक है, जब किसी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट, जीडीपी की ग्रोथ रेट, ग्रोथ जीआर लिखते हैं, ठीक है, जीआर रेट नेगेटिव हो जाती है, ऋणात्मक,
नेगेटिव हो जाती है तो उस स्थिति को क्या बोलते हैं बच्चों? कॉन्ट्रैक्शन। यानी इकोनॉमी में क्या आ गया? संकुचन आ गया। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? बेसिकली संकुचन बोलेंगे। चेक कर लेना इसको। तो जीडीपी की बढ़ने की दर नेगेटिव हो जाती है तो इसको कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब किसी तिमाही में देख रहे हैं, जैसे पहले वाले में ठीक था, दूसरे में ठीक था, तीसरे वाले में बढ़ने की दर नेगेटिव होगी। वहां 4% बढ़ी थी, वहां बढ़ने की बजाय नेगेटिव में आ गया। ठीक है, माइनस चला गया। जैसे 100 थी वो 98 हो गया तो माइनस में आ गया बढ़ने की दर। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो इकोनॉमी में क्या आ गया? कॉन्ट्रैक्शन आ गया। ठीक है, ये टर्म्स सिर्फ और सिर्फ आपका एग्जाम में वन लाइनर के रूप में ही देखना है। अगला लिखो बच्चों रिसेशन, इसको बोलते हैं मंदी। थर्ड लिखो आप मंदी, रिसेशन लिखना है। ठीक है, मंदी जिसको बोलते हैं। ठीक है, इकोनॉमी में मंदी आ गई कहते हैं आप लोग, तो इसको लिखो रिसेशन, RECESSION। ठीक है, मंदी क्या होता है बच्चों? जब लगातार कम से कम 2 तिमाही यानी 6 महीने तक जीडीपी की ग्रोथ रेट नेगेटिव रहती है तो उस स्थिति को रिसेशन कहा जाता है, यानी मंदी कहा जाता है। ठीक है, लिखो लगातार 2 महीने तक, लगातार 2 तिमाही लिखो, 2 महीने नहीं, लगातार 2 तिमाही। ठीक है, 6 माह लिखो तक जीडीपी की ग्रोथ रेट नेगेटिव रहती है, नकारात्मक रहती है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं बच्चों? मंदी कहा जाता है, रिसेशन कहा जाता है। यानी 6 महीने तक आप लगातार बैक टू बैक, जैसे अप्रैल से जुलाई, जुलाई से सितंबर, अक्टूबर जो भी होता था उसमें नेगेटिव चलेगी जीडीपी, तो उस स्थिति को क्या बोलते हैं बच्चों? रिसेशन बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है बच्चों? रिसेशन के बाद डिप्रेशन आता है। ठीक है, डिप्रेशन में क्या होगा? इस रिसेशन के साथ अगर कीमतों में गिरावट आ जाए, वस्तुएं बहुत सस्ती हो जाए तो उसको बोलते हैं क्या? डिप्रेशन। अगला लिखो डिप्रेशन। ठीक है, डिप्रेशन क्या होगा बच्चों? मंदी प्लस अस्फीति। अस्फीति को ब्रैकेट में लिखना, कीमतों में गिरावट। ठीक है, कीमतों में गिरावट यानी वस्तु और सेवाओं की कीमतों में गिरावट, गिरावट का मतलब इसको क्या बोलते हैं? अस्फीति लिखना। जैसे मुद्रास्फीति क्या होता है? कीमतों में वृद्धि होती है ना, इसका उल्टा, यानी अस्फीति अगर होगी तो इसको क्या बोलते हैं? डिप्रेशन बोलते हैं इकोनॉमी में। ठीक है, मंदी के साथ यानी लगातार 2 तिमाही तक आपकी नेगेटिव चलेगी, ऊपर से कीमतें गिरेगी तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों? अस्फीति बोलते हैं। ठीक है, लास्ट डालो आप मेल्टडाउन। इसमें क्या होता है? वित्त बाजारों में भारी गिरावट आ जाती है। ठीक है, अगला लास्ट पॉइंट लिखो मेल्टडाउन, वित्त बाजारों में भारी गिरावट। जब वित्त बाजारों में भारी गिरावट आती है तो उसको मेल्टडाउन कहते हैं। ठीक है, में भारी गिरावट, जब ये सब इकोनॉमी में होता है तो सरकार जागृत हो जाती है। सरकार को कुछ ना कुछ करना पड़ता है। सरकार क्या करती है? अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए डोज देती है। डोज मतलब मार्केट जब ठंडा हो जाता है वहां तरलता बढ़ानी होती है, लिक्विडिटी। कैसे न कैसे मार्केट में लोगों तक पैसा पहुंचे, मार्केट में तरलता आए, रस आए मार्केट में, तो सरकार उसके लिए क्या करते हैं? स्टिमुलस करते हैं। लिखो, इन स्थितियों से उभरने के लिए सरकार अर्थव्यवस्था में स्टिमुलस मतलब जान डालती है। ठीक है, सरकार स्टिमुलस करती है जो 2 तरीके से होती है। एक तो मौद्रिक नीति होती है जो कि आरबीआई करता है, मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति होती है। ठीक है, इसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, ये किसके द्वारा की जाएगी? आरबीआई द्वारा। और दूसरा जो होता है बच्चों उसको बोलते हैं राजकोषीय नीति, जिसको बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, तो लिखो राजकोषीय नीति, फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय। आपको नॉर्मल वन लाइनर दिखेगा, आप समझ जाओगे। ठीक है, मतलब आपको अर्थव्यवस्था को बाहर करना, उठाना है, मतलब अच्छी कंडीशन में लाना है, तब होगा। ठीक है, 2 लाइन देख लेना इसमें क्या करना है। तो इकोनॉमी में क्या करेगी आरबीआई? इस स्थिति से उभरने के लिए मौद्रिक नीति, इसमें क्या करेगी? ब्याज दर को कम कर देगी और तरलता की मात्रा को मार्केट में बढ़ा देगी। ठीक है, मौद्रिक नीति में आरबीआई क्या करेगा? देखो, ब्याज दर कम कर देगा, क्योंकि मार्केट में क्या है? पैसा नहीं है, ब्याज दर कम होगा तो लोग लोन लेना शुरू करेंगे। बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े निवेशक सरकार से पैसा लेंगे, आरबीआई से उधार लेंगे। तो ब्याज कम होगा तो मार्केट में वो क्या करेंगे? ज्यादा पैसा लाएंगे, बैंक से ज्यादा लाएंगे, मार्केट में निवेश करेंगे। तो रिसेशन की स्थिति या जो ग्रोथ की स्थिति है वो क्या हो जाएगी? बेहतर कंडीशन में आ जाएगी। यानी कहीं ना कहीं जब इन्वेस्टमेंट होगा, मार्केट में पैसा आएगा तो इकोनॉमी को क्या मिलेगा? बूस्टअप मिलेगा। तो ब्याज दर कम कर देगा, या ब्याज दर कम नहीं करेगा तो वो क्या करेगा? मार्केट में तरलता बढ़ाएगा, यानी तरलता की मात्रा को बढ़ाना। लिखो तरलता, लिक्विडिटी, तरलता बढ़ाएगा। तरलता बढ़ाने का मतलब ये मार्केट से बॉन्ड खरीदेगा, बॉन्ड खरीदेगा तो पैसा देगा, बॉन्ड अपने पास रखेगा, यानी आरबीआई द्वारा बॉन्ड खरीदे जाते हैं। लिखो, आरबीआई द्वारा बॉन्ड खरीदे जाते हैं।
आरबीआई द्वारा बॉन्ड खरीदना है, ठीक है। इस पूरी पॉलिसी को, मौद्रिक नीति को, मॉनेटरी पॉलिसी को बच्चों क्वांटिटेटिव एजिंग बोलते हैं, ठीक है। इसको छोड़ दो। दूसरा होता है बच्चों राजकोषीय नीति। सरकार क्या करेगी, सरकारी खर्च बढ़ा देगी, करों की दर को कटौती करेगी और निवेश सब्सिडी दे देगी, ठीक है। देखो सरकारी खर्च क्या करेगी, बढ़ाएगी, मार्केट में पैसा डालना है, मतलब सरकारी खर्च बढ़ा देगी, करों में कटौती, टैक्स कम कर देगी, टैक्स कम करेगी तो लोगों के पास पैसा रहेगा मार्केट में, ठीक है, कटौती। और अंतिम में क्या कर सकती है सर, निवेश सब्सिडी, यानी इन्वेस्टमेंट के लिए सरकार सब्सिडी दे, बोलेगी निवेश करो, आप इकोनॉमी को बचाना है तो निवेश करो, मार्केट में पैसा लाओ, लोगों की जेब में पैसा लाओ, तब लोगों की डिमांड बढ़ाओ, रिसेशन, डिप्रेशन, कॉन्ट्रैक्शन, इन कंडीशन से हमें उभारो, ठीक है। तो सरकार ये क्या करती है, स्टिमुलस देती है, ठीक है। तो ध्यान रखना, सरकार को अगर कभी पूछेगा मंदी, डिप्रेशन, कॉन्ट्रैक्शन, इन स्थिति में सरकार द्वारा क्या किए जाते हैं या बैंक के द्वारा इन कंडीशंस को किया जाता है, टिक लगाया जाना, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले सेशन में, इसको एक बार सही से रिवीजन कर लेना। आज पहले हम लोगों ने मैथ्स वाला पोर्शन देखा, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये समझ आया होगा, इसको आप सही तरीके से एक बार तैयार कर लोगे। थैंक यू।